हेलो फ्रेंड्स। तो क्लास 12th का एनसीईआरटी बुक हमने पढ़ा था, ह्यूमन ज्योग्राफी वाला। और ये देखो और एक है जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बोल के, तो इसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कितना दूर तक जा सकते हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। तो पहले हम कंटेंट देख लेंगे एक बार कि क्या क्या चीज़ें हैं, कितने चैप्टर्स हैं नहीं है, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि कितना देर तक ये बुक आपको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये रहा आपका कंटेंट। देखो पहला यूनिट जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, तो हमने ह्यूमन ज्योग्राफी में भी ऐसा ही पढ़ा था। अब इसको पूरा इंडिया के रेस्पेक्ट में पढ़ना पड़ेगा। देन ह्यूमन सेटलमेंट है, देन लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर है, देन वाटर रिसोर्स है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स है, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड, जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशूज एंड प्रॉब्लम्स। तो लगभग लगभग आपका 105 पेज है, ठीक है, 105 पेज है, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा देखते हैं। चलिए अगर हमने एक वीडियो में 50 भी कर लिया तो आई थिंक 1 घंटे में तो 50 नहीं पढ़ सकते, आई थिंक 2 घंटा लग जाएगा फिर। तो 1 घंटे में अगर 25 पेज पढ़ लिया तो फिर 4 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा आई होप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला चैप्टर है डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। द पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए कंट्री। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना, बट अभी तो फर्स्ट है, ओके, इन द वर्ल्ड विथ इट्स टोटल पॉपुलेशन ऑफ 1210 मिलियन। बट ये 2000 सेंसस के अकॉर्डिंग किया था, इसका रैंक सेकेंड था और जो पॉपुलेशन था कितना था 1210 मिलियन, 1210 मिलियन। इंडियाज पॉपुलेशन इज लार्जर than the total population of North America, South America, and Australia put together. More often, it is argued that such a large population invariably puts pressure on its limited resources and is also responsible for many socio-economic problems in the country. How do you perceive the idea of India? Is it simply a territory? Does this signify an amalgam of people? Is it a territory inhabited by people living under certain institutions of governance? In this chapter, we will discuss the patterns of distribution, density, growth, and composition of India's population. So one thing to note, sources of population data. Population data are collected through census operation held every 10 years in our country. The first population census in India was conducted in 1872, but its first complete census was conducted only in 1881. So that means started in 1872, but first complete census was conducted in 1881. Now distribution of population. Examine figure 1.1 and try to describe the patterns of spatial distribution and population shown on it. So figure 1, this means this one. So you can see dots, more dots means more population, right? You know these things already. So it is clear that India has a highly uneven pattern of population distribution. The percentage share of population of the states and union territories in the country show that Uttar Pradesh has the highest population, followed by Maharashtra, Bihar and West Bengal. याद रखना कि उत्तर प्रदेश has the highest population, followed by Maharashtra, Bihar and West Bengal. ठीक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये हो गया आपका रैंक कि उत्तर प्रदेश पहला, देन नेक्स्ट हो गया आपका महाराष्ट्र, देन आपका बिहार थर्ड पे और फोर्थ वेस्ट बंगाल आपका फोर्थ में है। ओके, लुकिंग एट द डेटा अपेंडिक्स, ओके फाइन। तो ये मैप हमने देखा, देखो जहाँ पर मोर डॉट्स इज इक्वल टू मोर पॉपुलेशन, तो उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन आपका बिहार एंड देन आपका वेस्ट बंगाल। Now देखो state or UTs of large size and large population. Which state? State or UTs of large size and large population. Then large size, अच्छा, तो मतलब एरिया वाइज कौन सी सबसे बड़ा स्टेट क्या है? राजस्थान है, पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश है। स्टेट और यूटीज ऑफ लार्ज साइज बट स्मॉल पॉपुलेशन, स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ स्मॉलर साइज बट लार्ज पॉपुलेशन,
क्या बोल रही है, चलो चेक फ्रॉम द टेबल अपेंडिक्स दैट यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, along with Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka and Gujarat together account for about 76% of the total population of the country. On the other hand, share of population is very small in the states like Jammu and Kashmir 1.04%, Andhra Pradesh 0.11% and Uttarakhand 0.84%. दैट मीन्स जम्मू कश्मीर का पॉपुलेशन सॉरी आंध्र प्रदेश पढ़ दिया मैंने, वही तो सोच रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश है ना 0.11% एंड उत्तराखंड 0.84%। अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन सबसे कम है। इन स्पाइट ऑफ दीज स्टेट्स हैविंग फेयरली large geographical area in spite of these states having fairly large geographical area, such an uneven spatial distribution of population in India suggests a close relationship between population and physical, socio-economic and historical factors. As far as the physical factors are concerned, it is clear that climate along with terrain and availability of water largely determines the pattern of the population distribution. Consequently, we observe that the North Indian plains, deltas and coastal plains have higher population than the interior districts of southern and central Indian states. Himalayas, some of the northern, eastern and the western states, however, development of irrigation, that is Rajasthan, availability of mineral and energy resources, that is in Jharkhand, and development of transport network, that is in peninsular states, have resulted in moderate to high concentration of population in areas which were previously very thinly populated. Among the socio-economic and historical factors of distribution of population, important ones are evolution of settled agriculture and agricultural development, pattern of human settlement, development of transport network, industrialization and urbanization. It is observed that the regions falling in the river plains and coastal areas of India have remained the regions of larger population concentration, even though the usage of natural resources like land and water in these regions have shown the sign of degradation. The concentration of population remains high because of an early history of human settlement and development of transport network. On the other hand, the urban regions of Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Pune, Ahmedabad, Chennai and Jaipur have high concentration of population due to industrial development and urbanization, drawing a large numbers of rural-urban migrants. Now, density of population. Density of population is expressed as number of persons per unit area. It helps in getting a better understanding of the spatial distribution of population in relation to land. The density of population in India 2011 is 382 persons per square किमी। डेंसिटी कितना था 2021 में, सॉरी 2011 में 382 persons per square किमी, 382 persons per square किमी. There has been a steady increase of more than 200 persons per square किमी over the last 50 years as the density of population increased from 117 persons per square kilometer in 1951. 1951 it was only 117% to 318% that is in 2011. तो क्या पढ़ा हमने कि 1950 में जो पॉपुलेशन डेंसिटी था वो था 117, बट 2011 में वो बन गया कितना 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किमी. The data shown in appendix 1 give an idea of spatial variation of population densities in the country, which ranges from as low as 17 persons per square kilometer in Arunachal Pradesh to 11,200 persons per square kilometer in Arunachal Pradesh to 11,297 persons in the National Capital Territory of Delhi. ठीक है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम दैट इज ओनली 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किमी, जो कि दिल्ली में कितना है देखो 11,297 पर्सन्स पर स्क्वायर किमी. अमंग द नॉर्थर्न इंडियन स्टेट्स बिहार, वेस्ट बंगाल देन एंड उत्तर प्रदेश हैव हायर डेंसिटीज, व्हाइल केरला एंड तमिलनाडु हैव हायर डेंसिटीज अमंग द पेनिनसुलर इंडियन स्टेट्स. तो पेनिनसुलर इंडिया में केरला का जो है पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है, दैट इज 859. एंड नॉर्दर्न इंडिया में आपका है बिहार स्टेट का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है जो कि 1102 है. उसके बाद आता है आपका वेस्ट बंगाल, बिहार के बाद आता है वेस्ट बंगाल एंड देन आता है उत्तर प्रदेश. ठीक है, देन आता है उत्तर प्रदेश, बिहार वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश, बिहार वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश. ये रैंक याद रखना, बिहार वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश. बिहार अच्छे पहला 1102, वेस्ट बंगाल अच्छे सेकंड 1029 एंड उत्तर प्रदेश इज थर्ड दैट इज 828 हैव हायर डेंसिटीज, व्हाइल केरला दैट इज 859 and Tamil Nadu 555 have higher densities among the peninsular Indian states. States like Assam, Gujarat, Andhra Pradesh, Haryana, Jharkhand, Orissa have moderate densities. The hill states of the Himalayan region and northeastern states of India excluding Assam have relatively low densities,
while the Union Territories, excluding Andaman and Nicobar Islands, have very high densities of population. The density of population as discussed in the earlier paragraph is a crude measure of human and land relationship. To get a better insight into the human-land ratio in terms of pressure of population on total cultivable land, the physiological and the agricultural density should be found out, which are significant for a country like India having a large agricultural population. तो there are three types of density, we know that arithmetic, agricultural, physiological. तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप है यहाँ पर दिया, क्या फार्मूला नहीं है, नहीं है तो देखो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या है ना, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया, नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चरल डेंसिटी, दैट इज टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया, टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया। देखो फिजियोलॉजिकल में सिर्फ हमने टोटल पॉपुलेशन लिया और एग्रीकल्चर डेंसिटी में सिर्फ एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन को ले रहा है, यानी फार्मर्स को ले रहा है, ठीक है। देन एग्रीकल्चर पॉपुलेशन इंक्लूड्स कल्टिवेटर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स, लिखा हुआ है यहाँ पर देखो। तो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन मतलब क्या है कि कल्टिवेटर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो, मतलब उस फैमिली में जितने भी मेंबर्स रहेगा उसको भी हम कंसिडर करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर डेंसिटी डिवाइडेड बाई नेट कल्टिवेटेड एरिया। Next is growth of population. That is, growth of population is the change in number of people living in particular area between 2 points of time. Its rate is expressed in percentage. Population growth has two components, namely natural and induced. While the natural growth is analyzed by assessing the crude birth and death rates, the induced components are explained by the volume of inward and outward movement of people in any given area. However, in the present chapter we will only discuss the natural growth of India's population. The decadal and annual growth rates of population in India are both very high and steadily increasing over time. The annual growth rate of India's population is 1.64% 2011. Okay, the annual growth rate of India's population, the annual growth rate of India's population is 1.64%, that is as per 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का ग्रोथ रेट क्या है 1.64%, याद रखने से 1.64%. The decadal and annual growth rates of population in India are both very high and steadily increasing over time. The annual growth rate of India's population is 1.64%, that is as per 2011 census. Now population doubling time. Doubling time is the time taken by any population to double itself at its current annual growth rate. ओके, आज जितने हैं मान लो 1 लाख पॉपुलेशन है तो 2 लाख होने में जितना टाइम लगेगा उसको हम पॉपुलेशन डबलिंग टाइम कहेंगे. द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया ओवर द लास्ट 1 century हैज बीन कॉज्ड बाय एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड रेट ऑफ माइग्रेशन एंड देयर बाय shows different trends. There are 4 distinct phases of growth identified within this period. The growth rate of population in India over the last 1 century has been caused by annual birth rate and death rate and rate of migration and thereby shows different trends. There are distinct phases of growth identified within this period. तो क्या क्या फेजेस देखो यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत सारे फेजेस है, क्या क्या है देखते हैं. फेज 1 में देखो कि दिस पीरियड फ्रॉम 1901 से लेकर 1922 तक हम फेज 1 बोलेंगे. 1901 से लेकर 1921 तक, दिस इज फेज 1 इज रेफर्ड टू एज ए पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन. Since in this period growth rate was very low, even recording a negative growth rate during 1911 to 1921, both the birth rate and death rate were high, keeping the rate of increase low. Poor health and medical services, illiteracy of people at large, and inefficient distribution system of food and other basic necessities are largely responsible for a high birth and death rates in this period. तो यह होगा फेज 1 1901 से लेकर 1921 तक, ठीक है. और नेगेटिव ग्रोथ रेट कब हुआ था देखो 1911 और 1921 के बीच में नेगेटिव ग्रोथ रेट एक बार हुआ था, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव में था, ग्रोथ नहीं हुआ. देन बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई, कीपिंग द रेट ऑफ इंक्रीज लो. Poor health and medical services, illiteracy of people at large and inefficient distribution system of food security, other basic necessities, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल था इस कॉज के लिए, नेगेटिव ग्रोथ के लिए. तो फेज 1 हमने देखा. फेज 2 पर देखते हैं क्या 1921 से लेकर 1951 तक आपका फेज 2 है.
are referred to as the period of steady population growth and overall improvement in health and sanitation throughout the country brought down the mortality rate. At the same time, better transport and communication system improved distribution of system. The crude birth rate remained high in this period, leading to higher growth rate than the previous phase. This is impressive at the backdrop of Great Economic Depression 1920s and World War II. Now phase 3, the decades 1951 से लेकर 1981 तक referred to as the period of population explosion in India. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसको बोला जाता है? फेज 3 को बोला जाता है ना, जो कि 1951 से लेकर 1981 के बीच में, इसको हम फेज 3 के अंदर रखेंगे. Which was caused by rapid fall in the mortality rate but high fertility rate of population in the country. The average annual growth rate was as high as 2.2%. It is in this period after the independence that development activities are introduced through a centralized planning process and economy started showing up, ensuring the improvement of living condition of people at large. Consequently, there was a high natural increase and higher growth rate. Besides, increased international migration, bringing in Tibetans, Bangladeshis, Nepalis and even people from Pakistan contributed to the high growth rate. तो थर्ड फेज कौन को किसको हो? 1951 से लेकर 1981 तक, और इसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी बोलते हैं. इन द पास्ट 1981 टिल प्रेजेंट को हम फेज 4 के अंदर कंसिडर करेंगे. द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन दो रिमेंड हाई हैज स्टार्टेड शोइंग डाउन ग्रेजुअली. ए डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ क्रूड बर्थ रेट इज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर सच ए पॉपुलेशन growth. This was in turn affected by an increase in the mean age at marriage, improved quality of life, particularly education of females in the country. The growth rate of population is however still high in the country, and it has been projected by World Development Report that population of India will touch 1350 million by 2025. ठीक, द क्या था 2011 में कितना था? 1210 मिलियन. ठीक है, और ये प्रोजेक्ट किया गया था 1350 मिलियन हो जाएगा इन 2025. ओके, अभी भी 2 साल है, बट अभी तो हो गया ना. आई थिंक 130 तो क्रॉस कैरी गए, 131 से भी ज़्यादा हो गए. द एनालिसिस डन सो फar shows the average growth rate, but the country also has wide variation in growth rates from one area to another, which is discussed below. So regional variation in population growth. The growth rate of population during 1991 से लेकर 2001 in Indian states and Union territories shows very obvious pattern. The states like Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, Puducherry and Goa show a low rate of growth not exceeding 20% over the decade. तो कौन कौन सी स्टेट है देखो? केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी एंड गोवा. ठीक, तो नॉर्दर्न इंडिया में सिर्फ आपको उड़ीसा आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स जो है यहाँ पर देखो, लो रेट ऑफ ग्रोथ नॉट एक्सीडिंग 20% ओवर द डिकेड. केरला रजिस्टर्ड द लोएस्ट ग्रोथ रेट 9.4 नॉट ओनली इन दिस ग्रुप ऑफ स्टेट्स बट ऑल्सो इन द कंट्री एज ए होल. ए कंटिन्यूअस बेल्ट ऑफ स्टेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द north and north central parts of the country so has relatively high growth rate than the southern states. It is in this belt comprising Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Sikkim, Assam, West Bengal, Bihar, Chhattisgarh and Jharkhand. The growth rate on the average remained 20 to 25%. During 2011, the growth rates of almost all states and union territories have registered a lower figure compared to the previous decades, namely 1991 to 2001. The percentage decadal growth rates of the 6 most popular states, namely Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal and Andhra Pradesh and Madhya Pradesh have fallen during 2001 से लेकर 2011 तक compared to 1991 to 2001. The fall being the lowest for Andhra Pradesh 3.5 percentage points and highest for Maharashtra 6.7 percentage points. Tamil Nadu 3.9 percentage points and Puducherry 7.1 percentage points have registered some increase during 2001 to 2011 over the previous decade. और तो ये सारे स्टेट्स जो थे हमारा 2001 से लेकर 11 के जो सेंसस हुआ था 2011 सेंसस में, या फिर उस डिकेड में उस 10 ईयर्स में ग्रोथ रेट थोड़ा कम हो गया था. टेक द पॉपुलेशन ग्रोथ डेटा ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ योर रिस्पेक्टिव स्टेट और टोटल मेल फीमेल पॉपुलेशन एंड रिप्रेजेंट देम विद द हेल्प ऑफ द कंपोजिट बार ग्राफ. ये देखिए
चलो नेक्स्ट हम देखेंगे एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज द ग्रोथ ऑफ इट्स एडोलेसेंस एट प्रेजेंट द शेयर ऑफ एडोलेसेंस दैट इज अप टू द एज ऑफ 10 to 19 ईयर्स इज अबाउट 20.9%। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो एडोलेसेंस है यानी 10 to 19 ईयर्स ओल्ड जो बच्चे हैं वो उसका परसेंटेज क्या है 20.9% एज पर 2011 सेंसस, among which male adolescents constitute 52.7% and female adolescents constitute 47.3%. The adolescent population, though regarded as the youthful population having high potentials, but at the same time they are quite vulnerable if not guided and channelized properly. There are many challenges for the society as far as these adolescents are concerned, some of which are lower age at marriage, illiteracy, particularly female illiteracy, school dropouts, low intake of nutrients, high rate of maternal mortality of adolescent mothers, high rate of HIV and AIDS infections, physical and mental disability or retardedness, drug abuse and alcoholism, juvenile delinquency, and committance of crimes, etc. In view of this, the Government of India has undertaken certain policies to impart proper education to the adolescent group so that their talents are better channelized and properly utilized. The National Youth Policy is one example which has been designed to look into the overall development of our large youth and adolescent population. The National Youth Population NYP 2014, launched in February 2014, proposes a holistic vision for the youth of India, which is to empower the youth of the country to achieve their full potential, and through them enable into India to find its rightful place in the community of nations. The NYP 2014 has defined youth as persons in the age group of 15 to 29 years. So जो एज ग्रुप का है 15 से लेकर 29 तक उसको यूथ बोला गया है एज पर दी NYP दैट इज नेशनल यूथ पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग इसको यूथ बोला गया है 15 से लेकर 29 के बीच में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो फॉर्मुलेटेड द नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन 2015 टू प्रोवाइड एन अम्ब्रेला फ्रेमवर्क to all skilling activities being carried out within the country and to align these to common standards and link skilling with demand centers. It appears from the above discussion that the growth rate of population is widely variant over space and time in the country and also highlights various social problems related to the growth of population. However, in order to have a better insight into the growth pattern of population, it is also necessary to look into the social composition of population. तो हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में। So population composition is a distinct field of study within population geography with a vast coverage of analysis of age and sex, place of residence, ethnic characteristics, tribes, language, religion, marital status, literacy and education, occupational characteristics, etc. In this section, the occupational characteristics, etc. In this section, the composition of Indian population with respect to the rural-urban characteristic, language, religion, and pattern of population will be discussed. Now, rural-urban composition. The composition of population by their respective places of residence is an important indicator of social and economic characteristics. This becomes even more significant for a country where about 68.8% of its total population lives in village. Do you know that India has 6,40,867 villages according to the census 2011, out of which 5,97,608, that is only 93.2% are inhabited villages. However, the distribution of rural population is not uniform throughout the country. You might have noted that the states like Bihar and Sikkim have very high percentage of rural population. Bihar and Sikkim has very high percentage of rural population. The states of Goa and Maharashtra have only little over half of their total population residing in villages. The Union territories, on the other hand, have smaller proportion of rural population, except Dadra and Nagar Haveli. The size of villages also varies considerably. It is less than 200 persons in the hill states of northeastern India, Western Rajasthan and Run of Kutch, and as high as 17,000 persons in the states of Kerala and in parts of Maharashtra. A thorough examination of the
pattern of distribution of rural population of India reveals that both at intrastate and interstate levels, the relative degree of urbanization and extent of rural-urban migration regulate the concentration of rural population. You have noted that contrary to rural population, the proportion of urban population 31.16% in India is quite low, but it is showing a much faster rate of growth over the decades. The growth rate of urban population has accelerated due to enhanced economic development and improvement in health and hygienic conditions. The distribution of urban population too, as in the case of total population, has a wide variation throughout the country. It is, however, noticed that in almost all the states and union territories there has been a considerable increase of urban population. This indicates both development of urban areas in terms of socio-economic conditions and an increased rate of rural-urban migration. The rural-urban migration is conspicuous in the case of urban areas along the main road links and railroads in the North Indian plains, the industrial areas around Kolkata, Mumbai, Bengaluru, Mysore, Madurai, Coimbatore, Ahmedabad, Surat, Delhi, Kanpur and Ludhiana, Jalandhar. In the agriculturally stagnant parts of the middle and lower Ganga plains, Telangana, non-irrigated western Rajasthan, remote hilly tribal areas of northeast, along the flat brown areas of peninsular India and along eastern part of Madhya Pradesh, the degree of urbanization has remained low. Linguistic composition. India is a land of linguistic diversity. According to Grierson, the Linguistic Survey of India 1903-1928, there are 179 languages and as many as 544 dialects in the country. In the context of modern India, there are about 22 scheduled languages and a number of non-scheduled languages. Among the scheduled languages, here is an interesting task. See how many languages appear on a rupees 10 note. Among the scheduled languages, the speakers of Hindi have the highest percentage. The smallest language groups are Sanskrit, Boro and Manipuri speakers. However, it is noticed that the linguistic regions in the country do not have a sharp and distinct boundary. Rather, they gradually merge and overlap in their respective frontier zones. Linguistic classification. The speakers of major Indian languages belong to 4 language families, which have their subfamilies and branches or groups. This can be better understood from table 1.2. Now, religious composition. Religion is one of the most dominant forces affecting the cultural and political life of the majority of Indians. Since religion virtually permeates into almost all the aspects of people's family and community lives, it is important to study the religious composition in detail. So here it is given, that is classification of modern Indian languages, and this is very important. Questions can be asked, right? And in UGC NET many times many questions has been asked. So देखो फर्स्ट थिंग ऑस्ट्रिक और निषाद, इसे हम निषाद भी बोलते हैं ऑस्ट्रिक को, ऑस्ट्रिक फैमिली को। तो इसका जो परसेंटेज है ओनली 1.38% है, और इसका सब फैमिली दो है, ऑस्ट्रो एशियाटिक एंड ऑस्ट्रोनेशियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक एंड ऑस्ट्रोनेशियन। तो ऑस्ट्रिक को हम निषाद फैमिली बोलते हैं, ऑस्ट्रिक और निषाद ग्रुप, निषाद फैमिली, इसका टू टाइप्स है, ठीक है, 2 सब फैमिली है, दैट इज ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रोनेशियन। नाउ ब्रांच और ग्रुप दैट इज मोन खमेर मुंडा। तो ये जो है ये आपका कौन सी जो है कहाँ मिलता है या फिर कौन लोग इसको बोलते हैं, तो ये जो ग्रुप्स है, ठीक है, ये जो जनजाति है या फिर जो भी है क्या बोलते हैं इसे, जो तो मुंडा ट्राइब इस ऑस्ट्रिक या निषाद फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी जो उसकी जो लैंग्वेज है इसमें बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखो मोन खमीर। तो ये स्पीच एरियाज कहाँ है प्लेसेस, तो मेघालय, निकोबार आइलैंड, और देखो मुंडा को वेस्ट बंगाल में मिलेगा, बिहार में मिलेगा, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आउटसाइड इंडिया भी मिल जाएगा।
तो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। यहाँ पर मुंडा ट्राइब आपको मिलेगा। तो ये देखो यहाँ पे याद रखना होगा, कभी भी पूछा जा सकते हैं या फिर ऑप्शन दे दिया जाए कि मुंडा ट्राइब कहाँ पाए जाते हैं और ऑप्शन दे दिया कौन सी गलत है, वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज द्राविडियन और द्राविड़ा family group. So this is constitute about 20%, and this has no sub family, but the branch or group is like सब द्राविडियन, सेंट्रल द्राविडियन, नॉर्थ द्राविडियन। तो ये द्राविडियन जो है ये कहाँ पर बिलोंग करता है, देखो तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरला में। साउथ द्राविडियन है ये। सेंट्रल द्राविडियन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। देन नॉर्थ द्राविडियन आपका बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, हाँ इस जगह में पाया जाता है द्राविडियन। नो सिनो टिबेटन और किराता, सिनो टिबेटन और किराता। सो नोट दिस नेम, किराता। So this is constitute only 0.85%. 0.85% that is Kirata or Sino-Tibetan. So this is also has two sub-family, that is Tibeto-Myanmari and Siamese Chinese. तो इसका देखो ग्रुप देखो, टिबेटो हिमालयनी है और सियामी चाइनीज को फिर टू सब ग्रुप है, जैसे कि नॉर्थ असम एंड असम म्यांमारी। एंड कहाँ पर ये लैंग्वेज पाई जाती है, तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, तिब्बत म्यांमारी पाया जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश में आपका सिनो टिबेटन किराता पाया जाएगा। दिन आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब जगह पर भी आपका सिनो टिबेटन या किराता लैंग्वेज मिल जाएगा। नाउ इंडो यूरोपियन या फिर आर्यन, तो ये देखो मैक्सिमम है 73% जो है इंडो यूरोपियन, ये दिस इज द लार्जेस्ट है, 73% अकाउंट है इसका। ओके, तो इसका जो है इंडो आर्यन, इसका कोई सब फैमिली नहीं है। और यहाँ पे देखो ग्रुप देखो, इंडियन हो गया, दार्दिक हो गया, इंडो आर्यन हो गया, इंडियन, दार्दिक एंड इंडो आर्यन। तो ईरानियन जो है ये तो आउटसाइड इंडिया है, ईरान में। अब देखो जम्मू एंड कश्मीर में आपको दार्दिक मिल जाएगा। और इंडो आर्यन जो है ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये सारे में मिल जाएगा आपको। तो दार्दिक जो है ये सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर में आपको दार्दिक मिल जाएगा। ठीक है, दार्दिक, DARDIC, दार्दिक मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में। तो हमने देखा इंडो आर्यन ग्रुप जो है इसका लार्जेस्ट प्रोपोर्शन है 73%, और ये ईरानियन, द्रविडियन एंड इंडो आर्यन में डिवीज़न किया गया है। देन ईरानियन जो है तो आउटसाइड इंडिया है। दार्दिक जो है जम्मू एंड कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। और इंडो आर्यन जो है ये जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा में मिलेगा। नेक्स्ट देखो रिलीजियस कम्युनिटीज ऑफ इंडिया 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो हिंदूज़ की जो है परसेंटेज है सबसे ज़्यादा है। देन आपका मुस्लिम आता है, देन क्रिश्चियंस, देन सिख्स, देन बुद्धिस्ट, जैन्स। तो ये सीक्वेंस आप याद रखो बस, तो कम चल जाएगा। जैसे कि कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, जैन्स, सिख्स, देन बुद्धिस्ट, देन जैन। तो हिंदूज दिस इज पहला रैंक, देन मुस्लिम्स एंड देन क्रिश्चियंस एंड देन सिख्स and then Buddhists and then Jains. Hindu, Muslims, Christian, Sikhs. Hindu, Muslim, Christian, Sikhs, Buddhist, Jains. Hindu, Muslim, Christian, Sikhs, Buddhist, Jains. Hindu, Muslim, Christian, Sikhs, Buddhist, Jains. Hindu, Muslims, Christian, Sikhs, Buddhist and Jains. Hindu, Muslims, Christian, Sikhs, Buddhists and Jains. Hindu, Muslim, Christian, Sikhs, Buddhists and Jains. Hindu, Muslims, Christian, Sikhs, Buddhists and Jains. Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Jains, right? The special distribution of religious communities in the country, that is appendix B, shows that there are certain states and districts having large numerical strength of one religion, while the same may be very negligibly represented in other states. Hindus are distributed as a major group in many states, ranging from 70 to 90% and above, except the districts of states along Indo-Bangladesh border, Indo-Pak border, Jammu and Kashmir, hill states of northeast and in scattered areas of Deccan Plateau and Ganga Plain. Hindus are distributed as a major group in many states, like कहाँ मिलते हैं देखो 79% of except districts of states along Indo-Bangladesh border। तो ये जो states है
इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पर हिंदूज नहीं है। इंडो पाक बॉर्डर में हिंदूज नहीं है। जम्मू कश्मीर में हिंदू नहीं है। अच्छा, देन हिल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट में एंड इन स्कैटर्ड एरियाज ऑफ डेक्कन प्लेटो एंड गंगा प्लेन, ये सब जगह पर हिंदूज नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मुस्लिम्स द largest religious minority are concentrated in Jammu and Kashmir, certain districts of West Bengal and Kerala, many districts of Uttar Pradesh, in and around Delhi and in Lakshadweep. They form majority in Kashmir Valley and Lakshadweep. तो Lakshadweep and Kashmir Valley में आपका कश्मीर सबसे जो है मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं रिलीजन एंड लैंडस्केप। सो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन्स ऑन लैंडस्केप इज मैनिफेस्टेड थ्रू सैक्रेड स्ट्रक्चर्स, यूज ऑफ सिमेट्रीज एंड assemblies of plants and animals, groves of trees for religious purposes. Sacred structures are widely distributed throughout the country. These may range from inconspicuous village shrines to large Hindu temples, monumental masjids, or ornately designed cathedrals in large metropolitan cities. These temples, masjids, gurudwaras, monasteries, and churches differ in size, form, space, use, and density, while attributing a special dimension to the total landscape of the area. The Christian population is distributed mostly in rural areas of the country. The main concentration is observed along the western coast around Goa, Kerala, and also in the hill states of Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Chotanagpur area and hills of Manipur. तो ये सारी जगह क्रिश्चियन पॉपुलेशन मिलते हैं। कहाँ का देखो, मेन कंसंट्रेशन इज ऑब्जर्व्ड इन अलोंग दी वेस्टर्न कोस्ट अराउंड गोवा। तो गोवा में मिलेगा, केरला में मिलेगा, मेघालय मिजोरम में मिलेगा आपको, नागालैंड छोटनागपुर एरिया एंड हिल्स ऑफ मणिपुर में मिल जाएगा। सिक्स आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन रिलेटिवली स्मॉल एरिया ऑफ कंट्री, पर्टिकुलरली इन स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। तो सिक्स जो है ये ओनली पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में आपको मिल जाएगा, यानी रिसाइड करते हैं दिस सिक्स पॉपुलेशन। देन जैन्स एंड बुद्धिस्ट, द स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप्स इन इंडिया, हैव देयर कॉन्सेंट्रेशन ओनली इन सिलेक्टेड एरियाज ऑफ द कंट्री। जैन्स एंड बुद्धिस्ट जो है स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप्स इन इंडिया है। पहले बुद्धिस्ट था, उसके बाद जैन्स था, है ना, सीक्वेंस वाइज देखो यहाँ पर पर्सन में पहले बुद्धिस्ट था, उसके बाद जैन्स था। सो जैन्स है सबसे कम है, जैन्स पॉपुलेशन। नाउ दिस स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप है इन इंडिया, हैव देयर कॉन्सेंट्रेशन ओनली इन सिलेक्टेड एरियाज ऑफ द कंट्री। जैन्स हैव मेजर कॉन्सेंट्रेशन इन द अर्बन एरियाज ऑफ राजस्थान। तो जैन्स तो है बेसिकली अर्बन एरियाज ऑफ राजस्थान में रिसाइड करते हैं, गुजरात एंड महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। while the Buddhists are considered mostly in Maharashtra, but Buddhists are mainly found in Maharashtra. The other areas of Buddhist majority are Sikkim, Arunachal Pradesh, Ladakh in Jammu and Kashmir, Tripura and Lahul and Spiti in हिमाचल प्रदेश। तो ये सारे जगह पर बुद्धिस्ट आपको मिलेगा। द एरिया ऑफ बुद्धिस्ट मेजोरिटी आर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर तो अलग हो गया, तो लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, त्रिपुरा एंड लाहौल एंड स्पीति एंड हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, लाहौल एंड स्पीति इन हिमाचल प्रदेश। द other religions of India include Zoroastrians, tribal and other indigenous faiths and beliefs. These groups are concentrated in small pockets scattered throughout the country. तो ये सारे के अलावा भी बहुत सारे और भी रिलीजियस ग्रुप्स या फिर है, जैसे कि जोरोस्ट्रियंस हो गया, ट्राइबल्स का अलग कल्चर है, अलग रिलीजन है। इन कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक स्टेटस इज डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स, मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स बोथ मेन एंड मार्जिनल is only 39.8%, leaving a vast majority of about 60% as non-workers. This indicates an economic status in which there is a larger proportion of dependent population, further indicating possible existence of large number of unemployed or underemployed people. Now, standard census definition क्या है ना, मेन वर्कर इज ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एटलीस्ट 183 डेज। तो ये याद रखना, एक मेन वर्कर किसको बोला जाएगा, जो एटलीस्ट 183 डेज जो है इन ईयर काम करेगा, यानी 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ्स में देखो कितना डेज होता है, तो 6 मंथ्स में आपका 3 मंथ्स जो होगा 30 डेज का होगा और 3 मंथ्स आपका 31 डेज का होगा। तो ये तो 90 हो गया, यहाँ पर भी 90 हो गया, बट यहाँ पर 93 होगा, है ना, 1 डेज एक्स्ट्रा है, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 183 डेज। तो 6 मंथ्स अगर उन्होंने काम किया तो उसको हम मेन वर्कर मानेंगे। अब मार्जिनल वर्कर क्या है ना, इज ए पर्सन हु वर्क्स फॉर लेस देन 183 डेज, इससे कम है तो उसको हम मार्जिनल वर्कर्स बोलेंगे। बट हालांकि क्या होते हैं कि एक कॉमन मैन
मतलब 365 दिन ही काम करते हैं लगभग, बोल सकते हैं। बट उसकी जो इनकम है एक मेन वर्कर से तो ज़्यादा, मतलब नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे ना यहाँ पर। वो तो फिर जॉब इधर में चला गया, मतलब अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड में चला गया, सॉरी। ठीक, ओके। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज शो अ मॉडरेट वेरिएशन फ्रॉम अबाउट 39.6% इन गोवा टू अबाउट 49.9% in Daman and Diu. The proportion of working population of the states and union territories show a moderate variation from about 39.6% in Goa to about 49.9% in Daman and Diu. The state with largest percentage of workers are Himachal Pradesh, Sikkim, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Karnataka, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Meghalaya. Among the Union Territories, Dadra, Nagar Haveli and Daman and Diu have higher participation rate. It is understood that in the context of a country like India, the work participation rate tends to be higher in the areas of lower levels of economic development. तो क्या देखा जा रहा है कि जहाँ पर लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनकम जहाँ कम होगी वहाँ का वर्क पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा होगा. Since number of manual workers are needed to perform the basic subsistence or near subsistence economic activities, the occupational composition of India's population, which actually means engagement of an individual in farming, manufacturing, trade, services, or any kind of professional activity, show a large proportion of primary sector workers compared to secondary and tertiary sectors. About 54.6% of the total working population are cultivators and agricultural laborers, whereas only 3.8% of workers are engaged in household industries and 41.6% are other workers including non-household industries, trade, commerce, construction and repair and other services. As far as the occupation of the country's male and female production is concerned, male workers outnumber female workers in all the three sectors. Male workers outnumber the female workers, meaning number of male workers are more. India better than neighbors. Okay. Now next देखते हैं promoting gender sensitivity through बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ social campaign. The division of the society into male, female and transgender is believed to be natural and biological, but in reality there are social constructs and roles assigned to individuals which are reinforced by social institutions. Consequently, these biological differences become the basis of social differentiations, discriminations, and exclusions. The exclusion of over half of the population becomes a serious handicap to any developing and civilized society. देखो क्या बोला कि दिस डिविजन ऑफ सोसाइटी इनटू मेल फीमेल ट्रांसजेंडर इज बिलीव टू बी नेचुरल एंड बायोलॉजिकल. ये तो बायोलॉजिकल है, बट in reality there are social constructs and roles assigned to individuals who are reinforced by social institutions. मतलब हमने सोसाइटी भी, हमारा सोसाइटी भी कुछ रूल्स असाइन कर दिया है कि आप लड़की हो तो ये नहीं कर सकते, आप लड़के हो तो ये करना पड़ेगा, लाइक दैट. So the exclusion of over half of the population becomes a serious handicap to any developing and civilized society. It is a global challenge which has been acknowledged by the UNDP when it mentioned that if development is not engendered, it is endangered. Okay, so discrimination in general and gender discrimination in particular is a crime against humanity. All efforts need to be made to address the denial of opportunities of education, employment, political representation, low wages for similar types of work, disregard to their entitlement to live a dignified life, etc. A society which fails to acknowledge and take effective measures to remove such discriminations cannot be treated as a civilized one. The government of India has duly acknowledged the adverse impacts of these discriminations and launched a nationwide campaign called Beti Bachao Beti Padhao. नेक्स्ट देखो ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज क्या क्या किया गया था 2011 में. तो 2011 सेंसस हैज डिवाइडेड द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इनटू 4 मेजर कैटेगरीज, दैट इज कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड अदर वर्कर्स. आई थिंक इसमें एक बार मैंने यूजीसी नेट का क्वेश्चन भी देखा था प्रीवियस ईयर में कि कितने कैटेगरीज है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर. तो देख लो एनसीईआरटी ना हर जगह काम में आता है, इसको आप जितने बार पढ़ पाओगे उतनी अच्छी होगी, आपका कॉन्सेप्ट तो बिल्ड होगा ही होगा, और ये जो छोटे मोटे चीज़ भी पूछे जाते हैं वो भी कवर हो जाएगा आपको. तो ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज 2011 सेंसस ने 4 कैटेगरीज को आइडेंटिफाई किया था. एक हो गया कल्टिवेटर्स, दूसरा हो गया एग्रीकल्चरल लेबरर्स, तीसरा हो गया हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड अदर वर्कर्स.
तो यहाँ पर दिखा रहा है देखो सेक्टरल कॉम्पोजिशन ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया। तो हम परसेंटेज को सिर्फ देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में आपका 54% है, सेकेंडरी में ओनली 4% है और टर्शियरी में 41% है। ठीक है, तो प्राइमरी में सबसे ज़्यादा, उसके बाद आता है आपका सर्विस में और मैन्युफैक्चरिंग में सबसे कम। ये नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इज रिलेटिवली हाई इन प्राइमरी सेक्टर, though in recent years there has been some improvement in work participation of women in secondary and tertiary sectors. It is important to note that the proportion of workers in agricultural sector in India has shown a decline over the last few decades. Consequently, the participation rate in secondary and tertiary sector has registered an increase. This indicates a shift of dependence of workers from farm-based occupations to non-farm-based ones, indicating a sectoral shift in the economy of the country. The spatial variation of work participation rate in different sectors in the country is very wide. For instance, the states like Himachal Pradesh and Nagaland have very large shares of cultivators. On the other hand, states like Bihar, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand, West Bengal and Madhya Pradesh have higher proportion of agricultural laborers. The highly urbanized areas like Delhi, Chandigarh and Puducherry have a very large proportion of workers being engaged in other services. This indicates not only availability of limited farming land but also large-scale urbanization and industrialization requiring more workers in non-farm sectors. तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर एक बात नोट किया कि आपने कि देखो दो टर्म यूज़ हो रहा है, एक हो गया कल्टीवेटर और दूसरा हो गया एग्रीकल्चर लेबरर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या मतलब क्या अंतर हुआ है दोनों में, अंतर डेफिनेटली है। ठीक है, मैं ही नहीं बोल रहा कुछ नहीं है, बट आपको जानना है तो आप सर्च करिए और जानिए इस चीज़ को कि क्या डिफरेंस एक्चुअल में। आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो इस चीज़ को अगर आपको पूछा गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कल्टीवेटर एंड एन एग्रीकल्चर लेबरर? तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर लेबरर के तो आप गेस लगा सकते हो या फिर बता सकते हो, बट कल्टीवेटर का मतलब यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं एक बार पता लगाओ आप। ठीक है, द हाईली अर्बनाइज्ड एरियाज लाइक दिल्ली, चंडीगढ़ वर्कर्स बीइंग एंगेज इन अदर सर्विसेज। अदर सर्विस मतलब तो ये फिर वो बोलना चाहते हैं जो लोग जॉब वगैरह में है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मल सेक्टर है वो उसका साइज बहुत ही लो है, हमारा इनफॉर्मल सेक्टर ही ज़्यादा बड़ा है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में एग्रीकल्चर ही ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट करता है और बाकी सारे फैक्ट्रीज वगैरह है ना, तो वो बात है। तो इसलिए देखो जो कैटेगरीज है वो भी सिर्फ 4 है और 4 में से क्या किया रखा गया, देखो कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड अदर वर्कर्स। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं हम। ओके, हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे।